Dear students, I welcome you. मैं आपका स्वागत करता हूं सर्वोच्च क्लासेस में। और आपको प्रोनाउन में पढ़ा रहा हूं। प्रोनाउन के डेफिनेशन के बाद उसकी काइंड्स, विशेष तौर पर मैंने पर्सनल प्रोनाउन के जो उसका क्लासिफिकेशन है उसके साथ साथ मैंने आपको केस भी बताया है। और उसके और अन्य काइंड्स के बाद रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग लोग बहुत गलत करते हैं, इसीलिए मैं आपको रिलेटिव प्रोनाउन बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ। और सबसे बड़ी आवश्यक बात यह है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि इतने विस्तृत जानकारी देने पर आपको समझ में आ रहा होगा। और हम आपका आह्वान करते हैं कि आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में यू लेट मी नो योर डिफ़िकल्टीज़ सो दैट दे मे बी ओवरकम। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आज के क्लास के लिए मैं आपको वेलकम करता हूँ। नाउ लेट अस डिस्कस कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। इसका प्रयोग बहुत ज़रूरी है जानना। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस बिकेम, ये यौगिक रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। रिलेटिव प्रोनाउन में एवर शब्द जुड़ जाने से कंपाउंड रिलेटिव, जैसे आपने पढ़ा व्हाट, आपने पढ़ा हु, आपने पढ़ा विच, तो इनमें जब एवर लग जाता है तो ये यौगिक रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं, इसलिए इनको कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कहा गया है। तो compound relative pronouns become compound relative pronouns when ever is added to them. It must be noted that a compound relative pronoun does not take any antecedent for remains inherent therein. यह आप जान लें कि compound relative pronoun का अस्तित्व तभी होता है जब who, what, which, whom के बाद ever जोड़ा जाए तो वो compound relative pronoun बन जाता है। लेकिन यह भी आवश्यक आपको जानना चाहिए कि जब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है तो अब हु है तो हु के पहले एंटीसीडेंट आना आवश्यक था। आपने देखा अब तक, आई नो द मैन हु, द मैन एट द गेट हु। तो हु जो आया है उसके पहले एंटीसीडेंट, चाहे संज्ञा हो चाहे सर्वनाम, ये आनी चाहिए थी। लेकिन अब ये बात यह है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस में जब आता है तो वह एंटीसीडेंट उसमें अंतर्निहित रहता है। कहने का मतलब कि हु, विच, दैट के पूर्व तो आप लगाते थे, किसी संज्ञा सर्वनाम को लगाते थे पूर्ववर्ती के रूप में, लेकिन अब यह नियम इसमें नहीं है। जब कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन की बात होगी तो हम किसी भी संज्ञा या सर्वनाम को उसके पूर्ववर्ती नहीं लगाएंगे, ये परम आवश्यक बात है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि यह ध्यान देने योग्य है कि कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन कोई पूर्ववर्ती नहीं लेता, क्योंकि वह एंटीसीडेंट उसमें निहित माना ही जाता है। अब देखिए मैंने आपको तोड़ के लिख दिया है, लोग ऐसा लिखते नहीं पुस्तकों में। व्हाट है रिलेटिव प्रोनाउन, लेकिन एवर लग गया तो व्हाट एवर, जो कुछ भी। और विच एवर, वस्तु के लिए दोनों आते हैं, विच प्लस एवर मिलके ये विच रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है। एवर लग गया तो व्हाट एवर, इसमें एवर लग गया तो विच एवर। दोनों के माने होता है एनीथिंग विच, जो कुछ भी वस्तु के रूप में है। तो जो कुछ भी इसी में अंतर्निहित है उस वस्तु का उल्लेख। तो अब ये जैसे हु आपने कहा, हु व्यक्ति के लिए आता है, लेकिन जब एवर लगाते थे जो कोई भी, ये वस्तु के लिए नहीं आता है, जो कोई भी, एनीवन। अब हु सो एवर, आजकल आधुनिक इंग्लिश में लोग सो एवर भी लगा देते हैं। हु सो एवर कम्स, जो कोई भी आता है। तो हु प्लस सो एवर मिल करके हु सो एवर, एनीवन, दोनों का अर्थ एक है, जो कोई भी। ये आजकल इसका प्रयोग लोग बहुत कर रहे हैं। हु एवर की जगह हु सो एवर बहुत अच्छी इंग्लिश मानी जाती है। और इसके माने जो कोई भी व्यक्तियों के लिए आता है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है।
अब whom प्लस एवर एनी वन अपॉन whom, जिस पर भी मतलब किसी भी व्यक्ति पर। तो यहाँ पर ये एंटीसीडेंट इसमें अंतर्निहित है, छुपा है। इसके पहले किसी भी संज्ञा सर्वनाम का होना आवश्यक नहीं है। हमने इसी आशय से आई हैव गिवन यू इलस्ट्रेशंस। These illustrations, they show you can have whatever you want, whatever you like. You can have whichever you want. आप जो भी चाहो, जो कुछ भी चाहो ले सकते हो। अब जैसे आपने कहा कि you can have, you can take, you can eat, whatever you like. आप जो चाहें सो खा सकते हैं। तो जो कुछ भी चाहें, जो कुछ भी के पहले वो वस्तु उसमें समाहित है, इसीलिए वो एंटीसीडेंट का प्रयोग, पूर्ववर्ती का प्रयोग नहीं होता। इसी प्रकार से यू मे कॉल हूएवर यू लाइक, तुम किसी को बुला लो, हमें कोई चिंता नहीं। लोग अक्सर कहते हैं कि उसी को बुला लो। तो यू मे कॉल हूएवर और आधुनिक इंग्लिश में हूसोएवर, दे आर बोथ द सेम थिंग्स। एंड यू लाइक, जिसको भी तुम चाहो, तुम जिसे भी चाहो यानी कि व्यक्ति, जो कोई भी चाहो यानी कि व्यक्ति, जिस व्यक्ति को भी चाहो उसे बुला सकते हो। ये हम समझते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, इसका प्रयोग आजकल आधुनिक भाषा बहुत हो रहा है और इसको बेटे बहुत समझ कर प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि बहुत कठिन तो नहीं फिलहाल, लेकिन हु रिलेटिव प्रोनाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, व्हाट रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन जो ही इसके बाद एवर शब्द प्रयोग हो जाता है वो कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। और कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन जब भी आता है अपने पूर्व कोई एंटीसीडेंट नहीं लेता। ये जानना आपको अति आवश्यक है। एग्जाम्पल्स इन इलस्ट्रेशंस से आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमने आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाए। अब आप देखें ओमिशन, व्हाट आर दोज कंडीशंस। ये कौन से परिस्थिति होती हैं जहाँ पर हम रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगाते। पहले तो देखिए, आज के 20-25 साल पहले मैं देखता था कि इस चीज़ का लोग ध्यान ही नहीं देते थे, लेकिन इसको व्याकरणाचार्यों ने काफ़ी रिफाइंड कर दिया है। ग्रामेरियंस दे हैव मेड इट रिफाइंड। और अब ऐसी स्थितियाँ जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन, गौर कीजिएगा मेरी बात, इन दोज केसेस वेयर अ रिलेटिव प्रोनाउन इट कम्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब और ए प्रपोजिशन। जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी क्रिया या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आता है तो वहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन लगाना वांछनीय नहीं है। और ऐसी स्थिति में इट इज़ डिज़ायरेबल फॉर अस टू omit such a relative pronoun. In those situations where the concerned relative pronoun it comes as an object, अगर वो ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है उस वर्ब का या प्रपोजिशन का, तो यह मत है व्याकरणाचार्यों को कि ऐसी स्थिति में ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन को हम विलुप्त कर सकते हैं और करना चाहिए। उससे भाषा में एक प्रकार की प्रासंगिकता आती है और एक प्रकार का एक नयापन आता है और वो वांछनीय है, इसलिए इसको फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए मैंने लिखा कि ऐसे मामलों में जहाँ कोई रिलेटिव प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनकर आया हो तो उसे विलुप्त कर देना वांछनीय होता है। आधुनिक दिनों में व्याकरणाचार्यों का मत है कि जब ऐसी स्थिति बनती है, ऐसी स्थिति के अधीन रिलेटिव प्रोनाउन अगर आता है तो उसे हटा देना चाहिए, उसे विलुप्त कर देना चाहिए। अब देखिए, इफ वी जस्ट फॉलो दीज एग्जाम्पल्स, दिस इज़ द बुक दैट आई परचेज यस्टरडे। ये वही पुस्तक है जो मैंने, पुस्तक बाद जो आया, तो जो क्या है दैट इज़ रिलेटिव प्रोनाउन। लेकिन अब देखिए ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट क्या है, आई परचेज, मैंने खरीदा। क्या खरीदा? मैंने क्या खरीदा? खरीदा जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट क्या है? क्या खरीदा? ये पुस्तक। तो यह जो दैट आया है, जो के आशय से आया था, हम उस जो को हटा सकते हैं, इसीलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया है। इसके मतलब यह हुआ कि
इसका आशय ही हुआ कि दिस इज द बुक आई परचेज यस्टरडे, ये पुस्तक मैंने कल खरीदी थी, जो नहीं लगा तो दिस इज द बुक आई परचेज यस्टरडे, क्योंकि ये जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट बन के आया है रिलेटिव प्रोनाउन। दैट, क्या खरीदा? वही पुस्तक जो, अब समझ रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए इसको हम विलुप्त कर देंगे। सिमिलरली इस एग्जाम्पल में देखिए हमने आई लिखा है बेटे, ये लैटिन है, इसका इबिड एस्ट यानी कि तमाम आप बड़े क्लासेस में जाते हैं तो यह चीज़ आती है, तो इसको हमने आपको बता दे रहे हैं। इसके माने होता है यानी कि। अब सेकेंड एग्जांपल देखें, द मैन हुम आई मेट यस्टरडे इज़ इंटेलिजेंट। अब ये, अब गौर कीजिएगा, हुम है, इसके पहले आपने मैन लगाया, मैन इसका एंटीसीडेंट है, पूर्ववर्ती। लेकिन जब ये मैं मिला किसे, मैं मिला, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट किसे मिला? ये आदमी। तो जो ये हुम आया है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन को हम हटा सकते हैं। तो व्याकरणाचार्यों का मत है कि इसको यूं कह करके द मैन आई मेट यस्टरडे, द मैन हुम हटा करके, देखिए यहीं हटा दिया है, आई मेट यस्टरडे जिससे मिला इज इंटेलिजेंट। अब तो क्लियर हो गया हो, मैं समझता हूँ आपको कि ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है।